नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या केवल एक वर्ग विशेष की राजनीति करना किसी राष्ट्रीय पार्टी के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है? असम में कांग्रेस के 19 विधायकों में से 18 मुस्लिम हैं और 69 हिंदू उम्मीदवारों में से सिर्फ एक को जीत हासिल हुई है। तो साफ है कि वहां कांग्रेस पर लगा तुष्टीकरण का लेवल उसकी करारी हार और हिंदुओं के पूर्ण मोहभंग का कारण बना है। लेकिन आज सवाल सिर्फ असम का नहीं है, सवाल है मध्य प्रदेश का भी। और मध्य प्रदेश जिसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, क्या यहाँ भी कांग्रेस उसी रास्ते पे चल रही है जिस पर चलकर असम में उसका सफाया हो गया है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस भी केवल एक खास वोट बैंक को साधने के चक्कर में बहुसंख्यक समाज से खुद को दूर कर रही है, और क्या भगवा से दूरी और खास वर्ग की नज़दीकी भविष्य में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए आसाम जैसे हालात पैदा कर देगी? आज हम इसी पर बहस करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति उसे हाशिए पर ले जाएगी, और क्या असम के नतीजों से एमपी कांग्रेस कोई सबक लेगी या ये पैटर्न भी दोहराया जाएगा? और उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब चुनाव जीतने के लिए सबका साथ नहीं बल्कि अस्मिता की राजनीति एकमात्र फार्मूला है? तो इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। चुनाव नतीजों से क्या संदेश? तुष्टीकरण पर फिर कलेश। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सियासत का पूरा गणित बदल कर रख दिया है और अब ये नतीजे सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत बनकर उभरे हैं। सवाल सीधा है, क्या एक तरफा वोट बैंक की राजनीति अब भारी पड़ने लगी है? असम में कांग्रेस के प्रदर्शन ने इस बहस को और हवा दे दी, जहां पार्टी पर लंबे समय से लग रहे तुष्टीकरण के आरोप अब चुनावी नतीजों के साथ जोड़कर देखे जा रहे हैं। दरअसल असम में कांग्रेस के 19 विधायकों में से 18 मुस्लिम हैं और 69 हिंदू उम्मीदवारों में से सिर्फ एक को जीत मिली। लिहाजा आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि समाज के संतुलन की अनदेखी कहीं न कहीं पार्टी को महंगी पड़ी। अब इसी सियासी ट्रेंड की गूंज मध्य प्रदेश में सुनाई दे रही है, जहां कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या एमपी में भी पार्टी उसी राह पर बढ़ रही है, जहां एक खास वर्ग को साधने की कोशिश में बाकी मतदाता दूर होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि बहुसंख्यक है? बीजेपी ने विपक्ष की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर तंज भी कसा। देखिए, तुष्टीकरण, लोकतंत्र में तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए और केवल एक वर्ग की बात करना ये भी अपने आप में गलत है। लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मुझे लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण भी ममता बनर्जी के हारने का एक मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कारण कुशासन है। जो कुशासन उनका था, जिस प्रकार की गुंडागिर्दी उनकी पूरे में थी। भले ही अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की हो और उस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप जड़े हों, लेकिन कांग्रेस ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया और बीजेपी पर ही समाज को बांटने के आरोप लगाए। और क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, वो सुनिए। आसाम में वही काम हुआ है जो आप बताइए कि आसाम एकमात्र ऐसा राज्य क्यों है जहाँ पर SIR हुई नहीं? वो क्या जो है रिश्तेदारी है वहाँ पे चुनाव आयोग की? क्यों नहीं हुई वहाँ पर SIR? जब सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश में जो चुनाव नहीं हुआ SIR हो रही और आसाम को बख्श दिया गया उस। ये तो दिखाई पड़ता है कि किस तरह से जो है भारत का जो चुनाव आयोग है किस तरह से स्वेच्छाचारिता से काम कर रहा है, निर्बंध हो गया है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अब चुनाव सिर्फ समीकरणों से नहीं बल्कि धारणा से भी जीते जाते हैं, और अगर किसी पार्टी की छवि एक तरफा बन जाती है तो उसका असर सीधे वोटिंग पैटर्न पर पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपनी सियासत का संतुलन कैसे बनाए। क्या असम के नतीजों से सबक लिया जाएगा या फिर मध्य प्रदेश में भी वही प्रयोग दोहराया जाएगा? क्योंकि सियासत में वक्त पर लिया गया फैसला ही भविष्य तय करता है, और अगर चूक हो जाए तो नतीजे भी असम जैसे ही हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और खिलावन चंद्राकर। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। और जिस प्रकार के नतीजा है जो हम बात कर रहे हैं आसाम की, क्योंकि एक ऐसा राज्य जहाँ कांग्रेस ने 79 हिंदू उम्मीदवार उतारे, परिसीमन हुआ, जो मुस्लिम बहुत सीटें थी वो घटी हुई, लेकिन जो नतीजा है एक तो ये हो गया कि उनकी सीट 50 से पहले 21 हो गई। और उसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जो उसमें से 19 जो हैं वो एक वर्ग विशेष के विधायक जीते हैं। यानी एक पार्टी जो हिंदुओं के कारण चुनाव जीतती रही हो, कभी मुस्लिमों का भी साथ मिला है, और अचानक वो क्या परिस्थितियां बन जाती है कि इसके सारे हिंदू उम्मीदवार एक को छोड़कर उस चुनाव हार जाते हैं। यहाँ तक कि जो उनको सबसे बड़ा चेहरा है गोगोई, वो खुद अपना चुनाव हार जाते हैं। तो ये जो तुष्टीकरण की राह में हम देख रहे हैं कि लगातार एक अपीजमेंट की राजनीति जो एक वर्ग के लिए चल रही लगातार, वो क्या इस मुकाम तक पहुंच गई है कि दूसरा वर्ग दूसरे उम्मीदवारों को बिल्कुल सिरे से खारिज करने पर उतारू हो गया है? ये बड़ा गंभीर सवाल है आपका। और अगर आप ये देखें कि तुष्टीकरण, ये ठीक है कि कभी कांग्रेस को इस तरह का आरोप लगता था कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के तुष्टीकरण का काम नहीं कर रही क्या? मतलब बाबरी विध्वंस के बाद से आप देखिए देश में सीधे तौर पर जो है ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण, हिंदू मतदाताओं का जो ध्रुवीकरण था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस है, दोनों ने ये तय कर लिया है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करेंगे और तुम जो है अल्पसंख्यकों की राजनीति करो। वो धर्मनिरपेक्षता की आग में बहुत हद तक जो क्षेत्रीय दल या कांग्रेस भी जिम्मेदार है ना, क्योंकि आप अगर डंके की चोट पे कहते हो, अगर बिहार में, उत्तर प्रदेश में कि माई समीकरण हमको जिताता है, पश्चिम बंगाल में आपको जो मुख्य चुनावी रणनीतिकार है पिछले चुनाव में, वो ये कहता है कि भैया आप तो 100 सीटें भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि 30% से तो हम स्टार्ट ही ले रहे हैं। और एक दूसरी पार्टी जो बीजेपी का आपने कहा, वो तो शुरुआत से जब उनकी उद्घाटन स्थापना हुई है जनसंघ के बाद, जब बीजेपी बनी 6 अप्रैल 1980 को, उसके बाद से उन्होंने कहा राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, वो सारे उनके एजेंडे हैं, वो तो खुलेआम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो बिल्कुल जो सर्वधर्म स्वभाव वाली पार्टी थी वो इस मुकाम पर पहुंचती जा रही है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और कांग्रेस ने जो कुछ किया उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। और भारतीय, आपकी आवाज नहीं आ रही शुक्ला जी। का एक शब्द जो उपयोग होता है जी, कांग्रेस के लिए, अगर इसको उपयोग करते हैं हम, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं हिंदू अपेक्षाओं की तुष्टीकरण में लगी हुई है। अभी बंगाल के इलेक्शन में आप देखिए ना, आसाम को तो ठीक है आपने जिक्र किया, ये वही आसाम है जहां सबसे पहले जो है बांग्लादेशी घुसपैठी आए थे। फखरुद्दीन अहमद वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। और बड़ी तादाद में आए थे। उसके लेकर वहां बड़े आंदोलन भी हुए हैं। आसामी आंदोलन था, उसमें भाई असम गण परिषद का गठन ही इसलिए हुआ था, जो बाद में जिन्होंने सरकार भी चलाई और अब बीजेपी के सहयोगी हैं वो। हुआ है, कामकाज की कोई चर्चा नहीं थी वहां। मुख्य रूप से यही चर्चा थी कि ममता बनर्जी जो है वो अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में लगी रहती है। हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ। और ये स्थिति अभी से नहीं है। आप 90 के आसपास आइए ना, 90 में बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल खड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की खूबी ये है कि वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे से कभी भटकी नहीं। अटल जी थोड़ा सा उदार किस्म के नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि कट्टर हिंदूवाद की बात की जाए, लेकिन वो आडवाणी और बाकी जो लीडरशिप थी, पार्टी की लीडरशिप थी, वो इसी विचारधारा की थी। 3 तलाक तभी का उन्हीं के एजेंडे में शामिल था। यूसीसी भी तभी का कानून है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर 90 से जो उसने एक स्टैंड लिया था, उस पर वो आज भी कायम है। और अभी भी वो जो है मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, लेकिन जो मेरा जो मूल सवाल है ना शुक्ला जी, कि एक तो हो गया तुष्टीकरण, हो गया हिंदू मुस्लिम, लेकिन जो वोटर है वो उस मानसिकता में आ गया पार्टियों के हाल देखकर कि उसने कहा ठीक है कि अब आप हमसे वोट लेकर देख लीजिए, अपना उम्मीदवार जिता कर देख लीजिए, क्योंकि जिनके लिए आप अपीजमेंट कर रहे हैं उन्होंने तो जिता दिया 19 उम्मीदवार अल्पसंख्यक। आप ठीक कह रहे हैं, पार्टियों से ऊपर जो वोटर चला गया है वो जो चीजें देख के अपने हिसाब से अब वो तय कर रहा है, क्योंकि सारे लोग तो ऐसे होंगे नहीं कि कट्टर मानसिकता के होंगे, कुछ लिबरल होते हैं, कुछ गांधीवादी विचारधारा के होंगे, कुछ संघ विचारधारा के होंगे, तमाम सारी विचारधाराओं के लोग होंगे वोटरों में भी।
लेकिन एक मुद्दे पर आकर अगर सब एक जगह इकट्ठा होकर एक जैसी पैटर्न पे वोटिंग कर रहे हैं, अगर आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से बढ़कर आज अगर इस स्थिति में पहुंची है तो उसके पीछे क्या उसकी सरकारों का कामकाज था क्या उसका, या नहीं, 3 तलाक का बिल्कुल। मुद्दा था? वो उसके पीछे राम मंदिर का ही मुद्दा था, हिंदुत्व की ही विचारधारा थी। जब ये साफ तौर पे नजर आने लगा कि कांग्रेस जो है सर्वधर्म की बात करती है या मुसलमानों की तुष्टीकरण में लगी रहती है, उनके अपीजमेंट में लगी रहती है, ये समाजवादी पार्टी उनकी उसमें लगी रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो खुलकर हिंदू कार्ड खेला। भाई हिंदू की बड़ी संख्या है देश के भीतर, अल्पसंख्यक उसके मुकाबले में छोटी संख्या में तो है। ये वही कह रहा हूँ ना कि स्पेस तो जो है ये कांग्रेस ने उनको ओपन लेवल फील्ड उपलब्ध करा दी ना, कि अब अगर वो ऐसा 2014 नहीं करते तो शायद 2014 जी 2014 में नीतीश जो है एनडीए से अलग क्यों हुए थे? बिल्कुल। क्यों अलग हुए थे? वो एक टोपी पहनाना चाहते थे मोदी जी को, मोदी जी ने टोपी पहनने से मना कर दिया था। तो 2014 के बाद से बीजेपी ने तो ये तय कर लिया था उसको कि उसको लेकिन मुसलमानों 24 आते आते हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो मोदी के पैर भी छू लेते हैं। लेकिन खिलावन जी एक और चीज है ना कि जो बात कर रहा था कि बंगाल में भी अगर हम देखें कि जो 81 उम्मीदवार जीते हैं ममता बनर्जी के, उसमें से 50 हिंदू और 31 अल्पसंख्यक हैं। 16% कुल कोटे में से उनको टिकट मिले थे और एवरेज जो जीते उनमें से उनका प्रतिशत 38 के आसपास हो जाता है। तो ये जो बार बार जो ध्रुवीकरण की राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो वो एक अलग लेवल पर चली गई है, ये मेरा सवाल है। क्योंकि जब आप एक तो हो गया कि क्लियर डिवीज़न हो गया कि ठीक है आप एक दल से हो गए, आप दूसरे दल से हो गए, एक जाति आपको दे रही वोट, लेकिन अभी तक हम देखते थे कि अल्पसंख्यकों का वोट एक मुश्त के बाद भी जो दूसरे वर्ग के उम्मीदवार थे उनको दूसरे वर्ग का वोट मिलता था, वो चुनाव जीतते थे, वो बड़ी संख्या में जीतते थे। लेकिन ये जो ट्रेंड चेंज होता नज़र आ रहा है ये क्योंकि कांग्रेस हम देख रहे हैं कि तमाम सारे राज्यों में इसी रणनीति में जा रही है। मध्य प्रदेश में भी कभी हम देखते हैं कि वो राम की बात करने लग जाती है, कभी हनुमान चालीसा का पाठ होने लगता है, लेकिन घूम फिर कर फिर उसके जो नेता हैं बड़े वो उसी मुद्दे पर आ जाते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करने लग जाते हैं। सबके हितों की चिंता होना चाहिए, लेकिन एक लेवल तक तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि इसके बाद कहाँ और क्या। देखिए मनोज जी, आज भारतीय राजनीति जो है दो ध्रुव में बढ़ती जा रही है। एक तो मुस्लिम तुष्टीकरण और दूसरा हिंदू मतदाताओं का एकीकरण, ध्रुवीकरण। और संभवतः यही कारण है कि बीजेपी को जो लगातार चुनाव में सफलता मिल रही है उसका मुख्य कारण यही है कि हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। और देश में एकमात्र भाजपा ही ऐसा दल है जो तुष्टीकरण की नीति से परे है, बिल्कुल अलग है। बल्कि वो तो लगातार अपने हर चुनाव में, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, हर बार जो है हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन पर जो है पूरा ध्यान आकर्षित करती है। ऐसी उनके भाषणबाजी में ऐसी बातें होती हैं, उनके घोषणा पत्र में ऐसी बातें होती हैं जिससे निश्चित रूप से हिंदू मतदाताओं में भाजपा के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। और ये ट्रेंड तभी से है, जैसे कि अशोक जी अभी बता रहे थे कि दो लोकसभा सदस्यों की जो पार्टी थी वो लगातार आगे बढ़ती गई। और जब रथ यात्रा निकली या कहें अपन की बाबरी मस्जिद वाला, तथाकथित मस्जिद वाला या मंदिर वाला विवाद जब हुआ, लेकिन तब भी वो 84 सीटों तक ही पहुंचे थे। उसके बाद तो फिर जो है 3 दशक बाद 2 से 84 होना भी महत्वपूर्ण बात है। और वहीं से नहीं, वो 2 के पीछे एक बहुत बड़ा कारण इंदिरा जी की हत्या के थे, हमको पता है, क्योंकि वोट शेयर तब भी उनको 16% मिला था देश भर में। उसके बाद ही लगातार उसका उठाव हुआ भाजपा का, क्योंकि उस लहर में तो हम देख रहे हैं अटल जी जैसे नेता चुनाव हार गए थे इंदिरा जी की हत्या का। दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में सरकारें भी बनी, बाद में वो केंद्र में सरकार बनाने के लिए अटल के नेतृत्व में सफल रहे। इस तरह से लगातार बढ़ता गया। और दूसरी तरफ जो है गैर भाजपाई दल है, चाहे ऐसे दल जो अभी एनडीए में शामिल है, उसमें से भी अधिकांश दल आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर, कांग्रेस की जैसी नीति है उसी नीति पर चल रहे हैं। अरे हमने देखा भी आसाम में भी बीजेपी के जो गठबंधन सहयोगी हैं उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं चुनाव में, वहां आसाम में उतारे, निश्चित रूप से उतारे। तो बीजेपी ने भी आसाम में 2 कैंडिडेट उतारे थे
आसाम में कहता हूँ, पश्चिम बंगाल में 2 कैंडिडेट उतारे थे। तो देखिए इस तरह जो है हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण, एकीकरण आज भारतीय राजनीति की धुरी बनती जा रही है। और खास तौर पर भाजपा पूरी कोशिश करती है, लेकिन कांग्रेस ने भी थोड़ा ट्रेंड शुरू हो गया, जैसा कि मंदिरों में जो मंदिरों में पूजा करने जाना लगातार और उसका प्रदर्शन करना, प्रदर्शित करके लेकिन जाना, वो वोटर समझता है ना, क्योंकि जैसे तमिलनाडु बड़ा उदाहरण है कि स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि ने कि हिंदुत्व, सनातन, डेंगू है, मलेरिया है। और जब उसी चुनाव में हमने देखी कि उदय के जो उनका बेटा है उप मुख्यमंत्री था, उसने 25 ट्वीट में कम से कम मैंने ऐसे देखे जो 25 मंदिरों के अलग अलग उनने फोटो डाले हैं कि कहीं वो मत्था टेक रहे हैं, कहीं अर्चना कर रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं। तो ये जो वोटर वो तो देख रहा है ना कि 3 महीने पहले आपका क्या स्टैंड होता है और 3 महीने बाद आपका क्या स्टैंड हो जाता है, या सुबह आपका क्या स्टैंड होता है, शाम को आपका स्टैंड क्या हो जाता है। तो मैं इसी बात को कह रहा हूं कि कई राजनीतिक दल जो है भाजपा के ट्रेंड पर चलने के लिए आगे कदम बढ़ा चुके हैं और वो जो है तुष्टीकरण की राजनीति से अलग हट के हिंदू वोटरों को अपने तरफ करने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं। आंशिक रूप से कुछ सफलता भी मिल रही कई जगह। तो मुझे यही कहना है कि देश में जो पोलराइजेशन के कारण एक वातावरण लगातार बनता जा रहा है, मुझे लगता है कि अशोक जी सही बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि ये ट्रेंड सही नहीं है और बेहतर विकास, बेहतर जनजीवन को बनाए रखने के लिए और बहुत सारी चीजें, धार्मिक सहिष्णुता के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए ये ट्रेंड बहुत उचित नहीं लगता। इसीलिए इस पे बात कर रहे थे हम। लेकिन शुक्ला जी, एक और चीज है ना कि जो हमने बात की 284 की, लेकिन पश्चिम बंगाल की हम बात करें, 50 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर, उस समय तो बीजेपी का गठन भी नहीं हुआ था। तमिलनाडु की हम बात करें, दोनों द्रविड़ दल, चाहे डीएमके एआईडीएमके, लगभग 55 साल 50 साल से सत्ता में वारी वारी रहे, अब जाके टीवीके ने उनको वहाँ से रिप्लेस किया है। अगर हम बिहार की बात करें तो उसी कांग्रेस से निकले लोगों ने 89 के बाद से कांग्रेस सत्ता से बाहर, जब बीजेपी तो वो शैशव काल में रही है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो ये कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा ना कि उसकी नीति क्या होना चाहिए, क्योंकि उस सारे अपीचमेंट हो, तुष्टीकरण हो, सबके बावजूद अगर आप इतने बड़े बेल्ट से गायब हो जाते हैं तो अकेले पोलराइजेशन से ये तो काम नहीं हो सकता ना। कि मान लीजिए बीजेपी ने तो किया, लेकिन मुलायम सिंह वो तो मुस्लिम यादव समीकरण के साथ वहाँ सत्ता में आए। लालू यादव की बात करें, वो मुस्लिम यादव समीकरण के साथ 1.5 दशक तक वो और उनकी पत्नी सत्ता में रहे, लेकिन वो समीकरण ना तेजस्वी के काम आ रहा है, ना अखिलेश के काम आ रहा है, ना वो राहुल गांधी के काम आ रहा है। नहीं, देखिए आपका जो सवाल है उसमें कई चीजें एक साथ में है। अगर आप कांग्रेस की हार की बात कर रहे हैं और कांग्रेस का जो राजनीतिक कारोबार जब बिगड़ने लगा, तो उसके संबंध में मैं एक ही बात कहता हूं कि हार से जब आप कोई सबक नहीं सीखते हैं तो आप लगातार हारते जाते हैं। कांग्रेस, अगर आप चुनाव को आधार मान के कोई बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के पास में राजनीतिक सूझबूझ का अभाव हो गया है। उनके पास में चमत्कारिक नेतृत्व नहीं है। वो कोई ऐसी बात लेकर जो है जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं जो जनता को आकर्षित करे। हाँ, वो जो आपने कहा ना समझ, जैसे एक छोटा सा उदाहरण वो आपने भी देखा पढ़ा होगा कि केरल की हम बात करें कि राहुल गांधी का ट्वीट आता है, बधाई देते हैं, तो उस केरल में वो 60% से ज़्यादा वोट शेयर लाते हैं, 100 से ज़्यादा सीटें जीतते हैं, वहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हार जाती है ममता बनर्जी, तो उनको चिंता होने लगती कि उनके साथ जो है धोखा हो गया, वोट बैंक के साथ छल हो गया है। ममता बनर्जी कहती है हमारी 100 सीटें चुरा ली है। तो एक ही ज्ञानेश कुमार है ना, एक ही चुनाव आयुक्त हैं, एक ही मशीनरी, एक ही सिस्टम है। वो बंगाल में एक दूसरा रिजल्ट दे रहा है, वहाँ दूसरे दे रहा है, पश्चिम बंगाल में अलग दे रहा है, वो केरल में वो ईवीएम भी ठीक है, वो चुनाव तंत्र भी ठीक है। ये बचकाने आरोप हैं। उनकी हार की वजह ये है कि देखिए आप 15 वर्षों से ममता बनर्जी वहां पर थी, उनको जन अपेक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए, जनता उनसे क्या अपेक्षा कर रही है। अभी आप ये दुर्गा मंदिर खुला गया है, आज 15 वर्षों से वो बंद था। देखिए अभी इस देश में जो चुनाव रहे, योगी प्रचार में जहां कहीं जाते हैं वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हिंदू मतदाता इस देश में बड़ी तादाद में है, बड़ी संख्या में है, अल्पसंख्यक उनके मुकाबले में कमजोर है। अब कोई पार्टी अगर इस बात को नहीं समझ रही, अच्छा इसी भारतीय जनता पार्टी में सिकंदर वक्त हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, बेग, सिकंदर वक्त, शहनवाज खान, मुख्तार अब्बास खान, हाँ बहुत सारे नेता थे। लेकिन चुनावी गणित जो है वो बड़ा विचित्र है और वो समय के साथ में परिस्थिति के हिसाब से वो बदलता रहता है। राम की राजनीतिक उपयोगिता को सबसे पहले किसने पहचाना? आडवाणी जी ने पहचाना।
भारतीय जनता पार्टी ने पहचाना। और विश्व हिंदू परिषद की आड़ में वो आंदोलन जो चला पूरे देश में, समस्तीपुर में उनको रोक लिया गया था। बिल्कुल वही लालू यादव थे। लेकिन उसी दौरान जो अटल जी ने संसद में कहा, वो भी एक बड़े जानकारी रखने के लिए ना, कि आप राम से तो लड़ सकते हैं, हमसे लड़ सकते हैं, राम से नहीं, इसलिए आप हमसे लड़िए, राम से मत लड़िए। उन्होंने विपक्ष को सीख दी थी, लेकिन विपक्ष सुना नहीं, माना नहीं, तो यहाँ पहुंच गया। तो 2011 में जो एक शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने दिया था, वो कांग्रेस में बहुत भारी पड़ गया, जिसमें उसने कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र है। बिल्कुल। और उसी का दुष्परिणाम फिर जो है उसको 2014 में भुगतना पड़ा। तो देखिए, इस देश में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, आप उसको हिंदू को अलग मत कीजिए। आप ये मान के चलते हैं कि ये हिंदुओं का देश है, इसलिए हिंदुओं को ये अधिकार है कि अगर वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं तो वो ठीक है, वो चलेगा। अगर मुसलमानों का ध्रुवीकरण होगा तो वो अपीसमेंट कहा जाएगा, तुष्टिकरण। मैं फिर कहता हूँ, दोनों पार्टियां अपने तरीके से दो अलग अलग समुदाय का तुष्टिकरण कर रही हैं। कांग्रेस अगर अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण कर रही है, तो बीजेपी हिंदुओं के तुष्टिकरण में लगी हुई है, क्योंकि हिंदू यहाँ पे संख्या बल में ज्यादा है, इसलिए उसको फायदा मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा काम करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। वो हर इलेक्शन में जाके ये बात क्यों कहती है कि साहब ये मुस्लिम तुष्टिकरण में लगे हुए हैं, ये राम के विरोधी हैं, ये घुसपैठिया लेकर चले आते हैं। भाई, अगर देश के अंदर घुसपैठिया आ रहे हैं तो केंद्र सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर है। लेकिन वो जो सीनरियो बनता है ना खिलावन जी की, जैसे घुसपैठियों की बात हो या तमाम सारे मुद्दे, जैसे मध्य प्रदेश से हम बात करें कि आप अचानक से जो है दुर्गा जी की पूजा करने लग जाते हो, गणेश जी की पूजा करने लग जाते हो, फिर एक वर्ग की ओर से मांग उठती है कि भैया हम तो बकरीद भी मनाएंगे वहाँ, वो एक बकरा लेकर पहुँच जाते हैं कि साहब इसकी कुर्बानी दीजिए। तो ये जो दो नाव की सवारी करती कांग्रेस, उसकी बात हो रही है ना, कि कमलनाथ अचानक से भगवाधारी हो जाते हैं। अभी 3 दिन पहले खबरें आती, तस्वीरें आती कि दिग्विजय सिंह जो है मुख्यमंत्री से मिलते हैं, वो फिर ये कहा जाता है गेहूं उपार्जन के लिए, लेकिन फिर खबर आती है कि वो एक राम यज्ञ हो रहा है उनके क्षेत्र में, उसके लिए न्योता देने गए हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो वो हिंदुत्व के खिलाफ बयान देने लग जाते हैं। कभी राहुल गांधी मध्य प्रदेश आते हैं तो महाकाल के भक्त हो जाते हैं, देश भर में मध्य प्रदेश में उनके पोस्टर लग जाते हैं, जनेऊधारी उनको ब्राह्मण कहा जाता है। तो या तो आप एक ही नाव सवारी कर लो, या तो एक में भी मत करो, या तो आप ये तुष्टिकरण छोड़ ही दो ना, कि आप जो जिस राह पे चले थे, क्योंकि आज़ादी के बाद के 2 या 3 चुनाव तो कांग्रेस ने ऐसा तो हिंदू मुस्लिम में तो लड़े नहीं है, वो तो एक साधारण अपनी उपलब्धियों के साथ गया और उस पर चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश सहित तमाम सारे राज्यों भी इसमें शामिल है। मनोज जी, भारतीय राजनीति में पिछले लंबे समय से धार्मिक, यदि अधूरेपन से किसी धार्मिक संस्थान से, धार्मिक मंदिरों से, देव स्थलों से आप जुड़े रहेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन जब दिल से जुड़ते हैं आप, बहुत पूरा अपनी रणनीति उसी तरह से बनाते हैं, चुनावी रणनीति में उसी तरह की नीति बनाकर झोंक देते हैं, तो बहुत सफलता मिल रही है इन दिनों। भाजपा को सफलता मिलने का मुख्य कारण ही यही है। वो मस्जिद नहीं जाते, वो मंदिर ही जाते हैं, और मंदिर जाके हिंदू मतदाताओं के पोलराइजेशन के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं। लेकिन अन्य राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, आप गैर भाजपाई दल, वो मस्जिद भी जाते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं। अर्थात आप आधे अधूरे मन से किसी धार्मिक स्थल की पूजा करेंगे या किसी धर्म विशेष के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाती है जी। यही कारण है, जैसे कि अशोक जी ने कहा, यही कारण है कि निश्चित रूप से जो ध्रुवीकरण का प्रयास जो किया जा रहा है, चाहे कुछ लोग मुस्लिम वोटर जो मैंने जिक्र किया ना, वो वोटर ये तो देख ही रहा है ना कि आपने सब प्रयास कर लिए, तो आपके जो उम्मीदवार जीत रहे हैं वो अल्पसंख्यक ही जीत रहे हैं। अगर ऐसा होता तो 2, 4, 5 हिंदू उम्मीदवार भी जीत जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये शायद ये रिवर्स पोलराइजेशन के कारण ये स्थितियाँ बनी। लेकिन जो आप दोनों ने कहा, ये निश्चित तौर पर देश के लिए स्थितियाँ अच्छी नहीं है इस तरह की, लेकिन इसके लिए सबसे पहले राजनीतिक दलों को विचार करना पड़ेगा कि वो देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो असम के नतीजों से तो एक बात तो साफ कर दी है कि लोकतंत्र में वोट बैंक की राजनीति की एक एक्सपायरी डेट होती है, और जब कोई पार्टी सबका साथ का दावा करती है लेकिन उसके नतीजों में सिर्फ एक वर्ग विशेष का चेहरा झलकता है, तो बाकी समाज उसे सिरे से नकार देता है। असम में कांग्रेस के 79 में से 78 हिंदू उम्मीदवारों का हारना महज एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश है कि बहुसंख्यक समाज अब उपेक्षा और अपेक्षा के बीच का अंतर समझने लगा है। मध्य प्रदेश के सियासी गलियानों के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि अगर यहाँ भी राजनीति केवल तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द सिमटी रही तो वह दिन दूर नहीं है जब राष्ट्रीय पार्टियां राज्यों में सिर्फ क्षेत्रीय पॉकेट्स यानी कि पॉकेट की पार्टियां बनकर रह जाएंगी।
सवाल आज ये नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा है, सवाल ये है कि क्या हमारा लोकतंत्र मजहबी लामबंदी की भेंट चढ़ रहा है, और क्या नीतियाँ आप जनहित के लिए नहीं बल्कि उन केवल खास इलाकों और ख़ास समुदायों को खुश करने के लिए बनेंगी। असम ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश की जनता और यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ इस कड़वे सच से क्या सबक लेती हैं। आज की बहस में बस इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।